ऑलराइट क्लास, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है ना। अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ काफ़ी आसान है। जो मेन मसला स्टूडेंट्स को आता है वो ये आता है डिफरेंस क्रिएट करना कि यार यहाँ पर ज्योमेट्रिक लगेगी, यहाँ पर नॉर्मल लगेगी, बाइनोमियल लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक क्या है? ज्योमेट्रिक में एक कीवर्ड मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। मैं इसको कहता हूँ ज्योमेट्रिक में हम डील कर रहे होते हैं सबसे ज़्यादा मोटिवेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? हाई मोटिवेशन। मतलब आप तब तक कोई एक्सपेरिमेंट करते रहोगे जब तक आपको उसमें सक्सेस ना मिल जाए, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ उसको हाई मोटिवेशन। कब क्या कहा मैंने? कि हम तब तक करते रहेंगे कोई भी एक्सपेरिमेंट जब तक कि हमें वहाँ पर सक्सेस ना मिल जाए। समझ जाइएगा, जहाँ पर ये सिनेरियो नज़र आए तो आप समझ जाएं कि वहाँ पर आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि यार मैं एक कॉइन फ्लिप कर रहा हूँ। अब मैं तब तक फ्लिप करता रहूँगा जब तक कि मुझे पहली बार उस पर हेड ना मिल जाए। अब क्या पता मैंने पहली दफ़ा फ्लिप किया, मुझे हेड मिल गया, और क्या पता कि मुझे 50 टाइम पर हेड मिले। तो दोनों चीज़ों में क्या कंसर्न मेरा मेन है कि मुझे चाहिए पहला हेड। अब उस हेड के लिए मुझे जितनी दफ़ा उसको फ्लिप करना पड़े मैं उसको काउंट नहीं कर रहा, बस मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मुझे हेड मिल जाए। तो यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्रिक का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट की पॉइंट आता है। क्या? रिपीटेड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। रिपीटेड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। और सेकंड पॉइंट इसको कनेक्ट करेगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स कैन बी इन्फिनाइट। अब ये आपको दो बातें क्लियर होनी चाहिए। जो मैंने कहा आपसे कि मैं तब तक अपना कॉइन फ्लिप करता रहूंगा जब तक कि मुझे पहला हेड ना मिल जाए। अब क्या पता मैं फ्लिप करूं पहली बारी में हेड मिल जाए, क्या पता 10th में हेड मिले, क्या पता मुझे 90th टर्म पे इस पे फ्लिप पर मुझे हेड मिले। तो मैं तब तक ट्राई करता रहूंगा जब तक कि मुझे हेड नहीं मिल जाता। तो इसको हम कहते हैं हाई मोटिवेशन, ठीक है। आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स इनफिनाइट हो सकता है, इसमें होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स कि आपको ये नहीं पता होगा कि आप कितनी दफ़ा ट्रायल कर रहे हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें और बाइनोमियल में, क्योंकि बाइनोमियल में आपके पास ये मालूम था कि एक्सपेरिमेंट कितनी बार हो रहा है। ज्योमेट्रिक में हमें ये मालूम नहीं होता कि हमारा एक्सपेरिमेंट कितनी बार हो रहा है। जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स हैं वो वही हैं जो बाइनोमियल के होते हैं, कि यहाँ पर भी आपके पास कॉन्सेप्ट होगा किसका भाई? सक्सेस का, जिसको हम P बोलते हैं, एंड फेलियर का, जिसको हम Q बोलते हैं। तो ये वही है आपके पास। लास्ट पॉइंट भी वही है जो हमने बाइनोमियल में पढ़ा था, दैट वैल्यू ऑफ P सक्सेस इज कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल। इसका मतलब क्या हुआ कि सक्सेस की पॉसिबिलिटी कांस्टेंट हो। मान लीजिए कि मेरी हेड की पॉसिबिलिटी क्या होती है? कॉइन में 1/2 होती है। अब ये 1/2 कांस्टेंट है, चाहे मैं इसको 10 दफ़ा फ्लिप करूं या 20 दफ़ा करूं या 100 दफ़ा करूं, मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट रहेगी। सही? तो याद रखिएगा बेटा कि बाइनोमियल में और ज्योमेट्रिक में सबसे बड़ा डिफरेंस जो क्रिएट कर रहा होता है वो होता है आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स, जहाँ पर इनफिनाइट हो जाते हैं कि आपको नहीं पता कि आप कितनी दफ़ा इसको फ्लिप कर रहे हो या कितनी दफ़ा अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आप तब तक करते रहोगे जब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिल जाती। इस सिनेरियो को हम कहते हैं, हमारे पास ये है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, मेन चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके हमारे पास कुछ मेन वर्किंग फार्मूलाज हैं। पहले आप फॉर्मूले लिख लीजिएगा और फिर मैं बताऊंगा इसको यूज़ कैसे करते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है तो आज की वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास 3 इसके मेन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। उसके सिनेरियो ऐसे हैं हमारे पास, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू r, नंबर 1। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू r, नंबर 3। प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन r। ये हमारे 3 केसेस बन सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर x इज इक्वल्स टू r है तो आपका वर्किंग फार्मूला क्या हो जाएगा? q टू द पावर r माइनस 1 टाइम्स p सक्सेस, ये तब हो जाएगा। अगर x इज लेस देन इक्वल्स टू r है तो आपके पास बनेगा 1 माइनस q टू द पावर r। और अगर x इज ग्रेटर देन r है तो ये हो जाएगा q टू द पावर r। ठीक है, 3 फार्मूले हो गए। चौथा फार्मूला हमारे पास आएगा बेटा मीन का। मीन बोलूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलूं, दोनों सेम होंगे। म्यू रिप्रेजेंट करेगा, वर्किंग फार्मूला हो जाएगा हमारे पास 1/p।
बेटा ये टोटल हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं ज्योमेट्रिक में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मसला फॉर्मूले का नहीं, फॉर्मूले तो 4 हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एग्जाम्पल दूं आपको। मान लीजिए कि मेरे पास लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेसर देन 5, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपने साइन के साथ, तो हमारे पास साइन पे बड़ा फोकस है भाई, साइन जो लिखे हुए वही होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेसर देन 5 का तो मेरे पास कोई साइन नहीं है, तो मैं इसको डील किया करूंगा, इसको मैं यूं परसीव करूंगा कि ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 5 का मतलब क्या हुआ, 4 3 2 1 ये सब हुआ ना। तो लेस देन 5 को हम लिखेंगे x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। बस ये याद रखिएगा बेटा, कीप इन माइंड कि हमारे पास लेस देन का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है लेस देन इक्वल टू का। कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। तो अगर लेस देन 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है लेस देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अगर आपको मैं कहूं एग्जाम्पल x इज लेस देन 11, तो आप क्या परसीव करोगे, आप बोलोगे x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये परसीव करोगे, सॉरी ये आप इस पे परसीव करोगे। ऑलराइट बेटा, तो ये छोटी छोटी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगी। आप ये सब चीज़ें अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा पॉज करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करेंगे हम, यही फार्मूले से हम पूरा टॉपिक कवर अप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह हम आते हैं बेटा लास्ट वाली कंडीशन पे कि x इज ग्रेटर देन r। अब मान लीजिए कि मैं ऐसी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ऑलराइट, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन होगा हमारे पास ये 4, ऐसे ही होगा ना। अगर 4 से कोई नंबर बड़ा होगा तो उसमें 5 भी इंक्लूड होगा और 5 से बड़े सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे, ऐसे ही होगा। तो कीप इन माइंड कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सिर्फ ग्रेटर साइन का है, ग्रेटर देन इक्वल टू का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो आप इसको क्या परसीव करोगे, ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 9, क्योंकि अगर 9 से बड़ा होगा तो 10 भी इंक्लूड हो जाएगा और 10 से बड़े सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये इस टॉपिक की सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। अब आप बोलेंगे सेकंड अगर ये, तो फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट थी हमारे पास कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि यार यहाँ पर बाइनोमियल लगेगा। अब ये दो बातें आपने अपने पास नोट डाउन कर ली, आपको समझ में भी आ गया, वेरी नाइस। अब जरा आगे एग्जाम्पल देखते हैं और एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं बाइनोमियल में और ज्योमेट्रिक में। तो मैंने एग्जाम्पल दी नहीं है, ठीक है ना, ये मैंने एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन लिखे हैं ताकि सिर्फ समझ में आए कि यार सवाल में बाइनोमियल कब लग रहा है और ज्योमेट्रिक कब लग रहा है। चलें जी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करें। इन अ पर्टिकुलर कंट्री 85% ऑफ द पॉपुलेशन हैज rhesus positive, जो भी लिखा हुआ है खैर ये R positive blood, find the possibility that fewer than 39 people in a random sample of 40 have this positive blood। अब यहां पर आप देखें वो कह रहा है भाई fewer than 39 तो हो, लेकिन कितने में से हो, 40 में से हो। तो यहां पर आपके पास जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो 40 हो गए। तो ये सवाल हमारा बन गया बाइनोमियल का, क्योंकि यहां पर जितने हम ट्रायल्स कर रहे हैं बेटा वो ट्रायल्स हमारे पास हमें हाईलाइटेड हैं वो 40 हैं। तो हम इस पूरे पे अपने बाइनोमियल का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो वर्किंग फॉर्मूले होते हैं, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसने हमें क्लियर कर दिया कि यार ये हमारा कॉन्स्टेंट बाइनोमियल का है, वरना सक्सेस फेलियर तो यहाँ पर भी था बेटा, फ्यूअर देन यहाँ पर भी था, लेकिन सिर्फ इसने आपको आइडेंटिफाई कर दिया कि यार ये सवाल आपका बाइनोमियल है। अब एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। In a particular country, 18% of adults wear contact lenses. Adults are randomly selected and interviewed one at a time. Find the possibility that the first adult who wears contact lenses is one of the first 15 interviewed. अब उसने कहा फर्स्ट एडल्ट, अब कौन से नंबर का एडल्ट था। मान लें कि मैंने 50 लिए इंटरव्यू कंडक्ट किए, मैंने 100 किए, मैंने 10 किए, मैंने कितने इंटरव्यू कंडक्ट किए तो मुझे पता ही नहीं है। तो उसने पहला एडल्ट जिसने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए होंगे वो उनमें से होगा जो मैंने शुरू के 15 इंटरव्यू किए होंगे। 15 तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने टोटल कितने लोगों को इंटरव्यू किया ये तो सवाल में क्लियर ही नहीं है। तो यहां पर आपके पास जो n था ये अनडिफाइंड हो गया, ये इनफिनाइट हो चुका है, ये आपके पास क्लियर नहीं है। तो जहां पर आप अपने n को गायब कर दोगे, जहां पर n आपके पास इनविजिबल हो जाएगा, समझ जाइएगा सवाल आपके पास ज्योमेट्रिक का आ गया।
तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से कुछ दिमाग में क्लैरिटी आई होगी कि यार बाइनोमियल का सवाल कैसे हमने रीड करना है, कैसे पता चलेगा, और हमें ज्योमेट्रिक का सवाल कैसे पता लगेगा। ठीक है, ये सवाल तो समझ में आ गया कि सवाल को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वेश्चन हमारे पास ज्योमेट्रिक का है। अब क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है। अब ये आपसे कह रहा है कि 18% जो है उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए थे। ठीक है, आपने रैंडम सेलेक्ट किया, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द फर्स्ट adult who wear contact lenses is one of the first 15 interviewed। यहाँ पर जरा सक्सेस लिखते हैं अपनी। तो हमारे पास जो सक्सेस है फॉर फर्स्ट पार्ट सक्सेस इज 18%, मतलब 0.18 हो जाएगा। फेलियर हो जाएगा आपके पास 0.82, 18 है ना, 10 किया तो 90, हाँ 18, 0.82 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट 15, तो मुझे आपसे ये कह रहा है probability that x is less than equals to 15। ठीक है, अब इसको हम फौरन देखते हैं कि इसका हमारे पास फॉर्मूला है कोई। तो देखें, x is less than equals to r का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस क्यू पावर r। तो मैं लिख दूंगा इसका फॉर्मूला, ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू पावर r। ये r क्या है, ये r आपको यकीनन यहाँ पर देख के आइडिया होगा कि ये आपका r वो नंबर होता है जिसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो आपका r होगा इट्स 15। ऑलराइट, तो अब आपने सिंपल वैल्यू प्लेस करी, इट इज 1 माइनस क्यू इज व्हाट 0.82 एंड पावर इज व्हाट, पावर इज 15। सिंप्लीफाई करते हैं, एक मिनट में जरा कैलकुलेटर खोल लूँ अपना। 0.82 टू द पावर 15 and 1 minus, so that is equals to 0.949। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि 15 में से शुरू के एक बंदे ने आई कॉन्टैक्ट ग्लासेस पहने हुए होंगे, लेंसेज सॉरी। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब क्या कह रहे हैं, नॉट वन ऑफ द फर्स्ट 9 इंटरव्यूड, मतलब आपने जो बंदों को इंटरव्यू किया उनमें से शुरू के 9 में से किसी ने भी कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहने होंगे। तो पार्ट बी के लिए हमारी कंडीशन क्या हो गई, हमारी कंडीशन हो गई प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन कितने, 9। मतलब शुरू के 9 में ना हो, क्या पता 10वें ने पहना हो, क्या पता 11वें ने पहना हो, क्या पता 25वें वाले ने पहना हो, किसी ने भी पहना हो, लेकिन मुझे ये पता है कि शुरू के 9 ने नहीं पहना था। तो x इज ग्रेटर देन 9। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये लिखा फॉर्मूला। सो x इज ग्रेटर देन 9 का मतलब हो जाएगा q टू द पावर r। ऑलराइट, Q क्या है आपके पास, Q था 0.82 एंड R इज व्हाट, R इज 9। तो 0.82 टू द पावर 9 इज 0.1676, 0.1676, ये आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको एक आइडिया क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया, कैसे हमने सॉल्व किया। फॉर्मूले हमारे पास वही हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूले को हमने लिखना कैसे। ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। A coin is biased such that the possibility of obtaining a head with each toss is equals to 5/11. So possibility to obtain a head is equals to 5/11. The coin is tossed until the first head. Now that is the keyword. Until the first head मतलब आप करते गए, आप उसको फ्लिप करते गए जब तक कि आपको पहला हेड नहीं मिल रहा, until the first head। ठीक है ना। Find the possibility that the coin is tossed at least 6 times। तो पहली बात सक्सेस, हमारा सक्सेस क्या है, यहाँ पर हम हेड देख रहे हैं। तो हमारे पास जो P हो जाएगा इट इज 5/11 एंड Q इज व्हाट, इट विल बी 6/11। ठीक है, हमें क्या कहना है भाई, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द कॉइन इज टॉस्ड एट लीस्ट 6 टाइम्स। पहले पार्ट में जो आपसे कह रहा है एट लीस्ट 6 टाइम्स, तो पहले तो उसको लिखते हैं, क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी दैट फॉर फर्स्ट पार्ट एट लीस्ट 6 टाइम्स मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये मतलब हुआ ना इसका, एट लीस्ट 6 टाइम्स का। अब देखें क्या हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला है, आते हैं। देखें हमारे पास फॉर्मूला तो ग्रेटर का, लेकिन खाली ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। तो अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था तो हम कहते थे ये ग्रेटर देन बराबर हो जाएगा 4 के, सही है। तो अब अगर आपके पास लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5। ऐसे ही होगा, क्योंकि अगर 5 से बड़ा है तो उसमें 6 भी इंक्लूड होगा और 6 से बड़े सारे नंबर उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला ये लिखा है, इट इज वेरी सिंपल, q टू द पावर r। अब आपके पास q तो आ चुका है, q क्या है आपके पास 6/11, 6/11
11 to the power r. r is what? r is 5. ऑलराइट, r आपका ये नंबर हो जाएगा. ऑलराइट बेटा, तो 6/11 to the power 5 को लेट मी कैलकुलेट. इट इज इक्वल्स टू 0.0483. ये आपका आंसर हो गया पहले पार्ट का. क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं. नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फ्यूअर देन 8 टाइम्स, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट x लेसर देन 8. अब क्या आपके पास फॉर्मूला है लेस देन का है कि लेस देन इक्वल्स टू का है? देखते हैं भाई. हमारे पास तो फॉर्मूला लेस देन इक्वल्स टू का है. तो अगर ये कह रहा है लेस देन 8, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये कह रहा है x इज लेस देन इक्वल्स टू 7. ये आपको कह रहा है. ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है. फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इट्स वेरी सिंपल, 1 माइनस q टू द पावर r, और r यहां पर 7 होगा आपके पास. सो इट्स 1 माइनस q क्या था आपके पास? q इज 6/11 एंड r इज व्हाट? r इज 7. ऑलराइट, सिंप्लीफाई करते हैं इसको. पहले 6/11 की पावर 7 और 1 से माइनस किया, सो दैट इज इक्वल्स टू 0.986. ये आपका आंसर है. तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करना है. देखें, इस क्वेश्चन में भी आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स कहाँ थे? आपके पास n की वैल्यू कहाँ है? तो जब आपका n इनविजिबल हो जाएगा, आप समझ जाइएगा क्वेश्चन आपका ज्योमेट्रिक का आ गया. और अगर आपको n डिफाइंड है कि भाई 30 टाइम्स हो रहा है, 20 टाइम्स हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि वो सवाल आपका बायनोमियल का हो जाएगा. जो मैंने वर्किंग फार्मूला में आपको बताया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको ना भूलिएगा कि आपके पास सिर्फ लेस देन इक्वल्स टू का और ग्रेटर देन का वर्किंग फार्मूला होता है. अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का होगा तो लिखने का तरीका आपको आना चाहिए. जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होगा, इसका मतलब है कि ग्रेटर देन 4 हो जाएगा. ये छोटी छोटी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा.